नमस्कार दोस्तों, मैथवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संबंध है। तो हम संबंध को समझेंगे। तो संबंध को समझने से पहले आपने जो कक्षा 11वीं में समुच्चय पढ़ा था उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम उसकी थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय के ही आधार पर ही हम संबंध की परिभाषा देते हैं। तो हम समुच्चय को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो समुच्चय किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। क्या? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। लेकिन ये तो समुच्चय की स्टैंडर्ड परिभाषा है, तो हम उसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम एक समुच्चय एक को निर्माण करते हैं। तो समुच्चय ए क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो समुच्चय ए में 4 अवयव हैं और यहाँ पर ध्यान दें कि समुच्चय ए के जो चारों अवयव हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के अंदर जो अवयव हैं वो एक परिभाषा में बंधे हुए हैं। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है? ए है। तो ये एक परिभाषा में बंधा। तो इस प्रकार हम इसको समुच्चय ए बोल देते हैं। ठीक है। तो समुच्चय ए बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4। इसमें 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम समुच्चय ए में जो 4 प्राकृतिक संख्याएं इनको क्या बोलते हैं कि जैसे 1 दिया है तो 1 क्या है? समुच्चय ए का अवयव है, इसको ऐसे लिखते हैं। 2 भी क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। 3 क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। और 4 क्या है? ये भी समुच्चय ए का अवयव है। तो इस प्रकार हम इनको लिख भी सकते हैं। और बीच में ये चिन्ह बना, इसको क्या बोलते हैं? ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि अवयव है। तो अवयव का मतलब ए समुच्चय ए में स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार हम समुच्चय की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है। अब समुच्चय समझने के बाद हम समुच्चय का कार्तीय गुणनफल समझते हैं। उसके लिए हम 2 समुच्चय ले लेते हैं। एक अन्य समुच्चय बी जिसको हम लिखते हैं 5, 6 और 7। इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। अब कार्तीय गुणनफल हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल से ही निकला है और संबंध की जो अवधारणा है वो कार्तीय गुणनफल के आधार पर ही दी जाती है। तो कार्तीय गुणनफल समुच्चयों का क्या होता है? तो यहाँ पर हमको 2 समुच्चय दिए हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला प्रकार क्या है उसका? ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणनफल को लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी, मतलब ए का बी में गुणा करो, समुच्चय ए का बी में गुणा करो। और दूसरा तरीका है उसको प्रदर्शित करने का, बी क्रॉस ए। ठीक है। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं और बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि जो ए के अवयव है उनका गुणा करना है हमको बी के प्रत्येक अवयव में। ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो ए का अवयव क्या है? 1 है। तो 1 का गुणा करना है 5 में, 1 का गुणा करना है 6 में और 1 का गुणा करना है 7 में। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो ये छोटा कोष्टक बनाए। 1 का गुणा किया हमने किस में? 5 में। 1 का गुणा किया किस में? 6 में। और 1 का गुणा किया किस में? 7 में। ठीक है। तो ये 1 का गुणा बी के पूरे अवयवों में हो चुका है। ठीक है। इसके बाद हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा किया हमने 5 में, 2 का गुणा किया हमने 6 में और 2 का गुणा किया हमने 7 में। तो ये 2 का गुणा हो गया। अब 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा किया हमने 5 में, 3 का गुणा किया 6 में और 3 का गुणा किया 7 में। ये 3 का गुणा हो गया। अब 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा हो गया 5 में और 4 का गुणा हो गया 6 में और 4 का गुणा हो गया 7 में। तो इस प्रकार हमने गुणा कर लिया ए क्रॉस बी। तो इस प्रकार हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। ठीक है। कैसे निकाला? ए के प्रत्येक अवयव का गुणा बी के प्रत्येक अवयव में किया। तो ए क्रॉस बी हमारा जो बराबर करके निकला है ये एक प्रकार का समुच्चय ही है और इस समुच्चय के अवयव हमको क्रमिक युग्म के रूप में मिले। जैसे समुच्चय ए क्रॉस बी बराबर हमारा ये निकला ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणनफल है और कार्तीय गुणनफल ए और बी दोनों समुच्चय। तो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल आता है वो भी एक समुच्चय आता है। लेकिन 2 समुच्चयों का हम कार्तीय गुणनफल करते हैं तो उस समुच्चय के जो अवयव रहते हैं वो क्रमिक युग्मों के रूप में रहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला अवयव इसका कितना है? 1 और 5 है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जब ए क्रॉस बी निकालते हैं हम तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है, तो जो उत्तर आएगा मतलब जो कार्तीय गुणनफल आएगा उसमें पहला अवयव हमेशा ए का ही रहेगा और दूसरा अवयव हमेशा बी का ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव देखें तो 1 और 5, तो 1 किसका अवयव है? समुच्चय ए का। और 5 किसका अवयव है? समुच्चय बी का। तो जो पहला आएगा वो आएगा ए का अवयव और दूसरे में आएगा बी का अवयव जब ए क्रॉस बी निकालते हैं। और ठीक उसी प्रकार बी क्रॉस ए में हम निकालेंगे तो बी क्रॉस ए में पहला अवयव किसका आएगा? बी का आएगा और दूसरा अवयव ए का आएगा। बी क्रॉस ए का मतलब ये है कि बी के प्रत्येक अवयव
बी का प्रत्येक अवयव का गुणा हमको करना है ए के प्रत्येक अवयव में। तो कैसे करेंगे, तो 5 का गुणा पहले होगा 1 में, तो 5 का गुणा हमने कर दिया, 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 4 हो गया। अब ठीक है, तो ये 5 का ए के प्रत्येक अवयव में गुणा हो गया। ठीक है, अब 5 के बाद 6 का गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 1 हो जाएगा, मतलब 61। इसको ऐसे बोल सकते हो, 62 हो गया, 63 हो गया और 64 हो गया। ये 6 का गुणा हो गया। अब 7 का गुणा करेंगे तो 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। तो इससे आपको ये भी स्पष्ट हो गया कि ए क्रॉस बी का मान और बी क्रॉस ए का मान अलग अलग आता है, एक जैसा नहीं आता है ना। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ए क्रॉस बी का पहला अवयव क्या है, 1 और 5 है, जो कि समुच्चय ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। और समुच्चय बी क्रॉस ए का अवयव क्या है, बी क्रॉस ए का अवयव क्या है, 5 और 1 है, जो कि समुच्चय बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है। अब ए समुच्चय ए क्रॉस बी का अवयव 1 और 5 और समुच्चय बी क्रॉस ए का अवयव 5 और 1 दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 5 बराबर नहीं है किसके, 5 और 1 के, क्योंकि दो क्रमिक युग्मों को बराबर होने के लिए उनका प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब जैसे पहला अवयव है तो वो पहले के ही बराबर हो और दूसरा अवयव है दूसरे के ही बराबर हो। ऐसा ना हो कि पहला अवयव दूसरे के बराबर हो और दूसरा अवयव पहले के बराबर हो, तो वो दोनों क्रमिक युग्म बराबर नहीं होते। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी आधार पर हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। किसका, क्रम विनिमय नियम, मतलब उनका क्रम बदलने पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको कार्तीय गुणनफल समझ में आएगा। तो हमने अभी तक समुच्चय के बारे में चर्चा कर ली और उनके कार्तीय गुणनफल के बारे में चर्चा कर ली। अब इसी कार्तीय गुणनफल के आधार पर हम संबंध की परिभाषा देते हैं। तो आइए हम संबंध की अवधारणा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम संबंध की अवधारणा समझते हैं, गणितीय संबंध की अवधारणा। तो संबंध किस प्रकार परिभाषित होता है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण बड़ा सिंपल है कि समुच्चय के बारे में तो आपने विस्तृत जानकारी ले ली। हम एक समुच्चय देखते हैं, एक समुच्चय क्या है, समुच्चय ए है, दो समुच्चयों के बारे में देख रहे हैं ना। समुच्चय ए क्या है, 1 2 4 6। क्या समुच्चय के अवयव क्या हैं, 1 2 4 6, ये 4 अवयवों का एक समुच्चय। एक अन्य समुच्चय ले लेते हैं V, एक अन्य समुच्चय ले लेते हैं V, जिसके अवयव क्या है, 3 5 7। क्या है, 3 5 और 7। ठीक है, इन दो समुच्चयों के मध्य हम संबंध को परिभाषित करेंगे। तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि समुच्चय ए आपको दिया है, हम समुच्चय ए से बी में, ध्यान रखना, समुच्चय ए से बी में एक संबंध, क्या, समुच्चय ए से बी में एक संबंध, समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर परिभाषित करते हैं। और आर क्या है, परिभाषित करते हैं, क्या है, छोटा है। क्या है, संबंध क्या है, छोटा है। ए से बी में परिभाषित किया, ध्यान रखना, हमने समुच्चय ए से बी में एक संबंध परिभाषित किया है आर, जो कि क्या है, छोटा है। तो अब इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। तो देखो, छोटे का मतलब ये है कि ए का अवयव ए से बी में परिभाषित कर रहे हैं। किस में परिभाषित कर रहे हैं, ए से बी में परिभाषित कर रहे हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे, ए का अवयव छोटा है बी से, ए का अवयव छोटा है बी से। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो संबंध आर हमने लिखा, ध्यान देना, यहाँ पर आर लिखा और आर एक समुच्चय बनेगा। और जब संबंध को परिभाषित करते हैं तो जो संबंध परिभाषित करते हैं तो जो संबंध आर का समुच्चय बनता है वो क्रमिक युग्मों के रूप में बनता है। तो कैसे बनेंगे, तो हमने संबंध ए से बी में परिभाषित किया, संबंध का नाम क्या है, छोटा है। ठीक है, क्या नाम है, छोटा है। तो हम देखते हैं, 1 लिखते हैं, तो हमने 1 लिखा, 1 लिख दिया। ठीक है, तो 1 किस किस से छोटा है, बी के अवयवों की बात होगी। क्या लिखा है, संबंध आपको दिया छोटा, तो ए का अवयव छोटा है बी के अवयव से, इसका मतलब ये है। तो 1 किस किस से छोटा है, बी के कितने अवयवों से छोटा है, तो बी के 3 से भी छोटा है, और 1 5 से भी छोटा है, और 1 7 से भी छोटा है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम 2 की बात करते हैं। एक अब 2 क्या है, 2 3 से भी छोटा है, 2 5 से भी छोटा है, और
2 7 से भी छोटा है। ठीक है, अब 2 की चर्चा हो गई। अब इसके बाद हम 4 देखते हैं। तो 4 क्या 3 से छोटा है? नहीं है, तो मतलब 4 और 3 का कोई संबंध नहीं बनेगा। 4 5 से छोटा है, तो इसका मतलब आ जाएगा 4 5 से छोटा है और 4 7 से छोटा है। ठीक है, इसके बाद एक अवयव और बचा 6। तो 6 3 से छोटा है? नहीं है। 6 5 से छोटा है? नहीं। 6 7 से छोटा है। तो ये आपका क्या हो गया? 6 7 से छोटा है। तो इस प्रकार हमने जो संबंध परिभाषित किया था आर, उसका समुच्चय इस प्रकार बनेगा। संबंध क्या था? ध्यान से देना एक बार और समझें कि हमने समुच्चय ए और बी लिया था। समुच्चय ए में 4 अवयव थे, 1 2 4 6, और समुच्चय बी में 3 अवयव थे, 3 5 7। और हमने ए और बी में एक संबंध परिभाषित किया था ए से बी में। बी से ए और ए से बी में इन बातों को ध्यान रखना, गलत हो सकता है आपका कि ए से बी में दिया संबंध, तो ए से बी में संबंध दिया, इसका मतलब क्या संबंध दिया? छोटा है। तो ए का अवयव छोटा है बी के अवयव से, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ए का अवयव छोटा है, तो ए का एक अवयव लिया पहला वाला 1, तो 1 बी के कितने अवयव छोटा है? 3 5 7 से। तो हमारा संबंध बन गया ए 3 से भी छोटा है, ए 5 से भी छोटा है, ये 7 से भी छोटा है। दूसरा अवयव 2 था, 2 3 से भी छोटा था, 2 5 से भी छोटा था, 2 7 से भी छोटा था, 4 5 से भी छोटा था, 4 7 से भी छोटा था। इसी प्रकार 6 केवल 7 से ही छोटा था। तो ये संबंध आर हमारा बन गया। ठीक है, तो संबंध को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखना है कि हम जैसे अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, क्या निकालें? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? तो मैं अभी बताया था, 1 का 3 के साथ, ध्यान रखना, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ। ठीक है, अब 2 का निकालेंगे, 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ। ठीक है, 2 के बाद निकालेंगे 4 का, 4 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ। ठीक, अब 6 का निकालेंगे, 6 का 3 के साथ, 6 का 5 के साथ और 6 का 7 के साथ। तो इस प्रकार हमने ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो समुच्चय बना है और हमने एक संबंध परिभाषित किया उससे एक समुच्चय बना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग समुच्चय हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो समुच्चय बना है ये आपको दिख रहा है, उसके अवयवों की संख्या तो 12 होगी, क्योंकि 4 इसमें है और 3 इसमें है, तो अवयवों की संख्या 4 × 3 मतलब 12 होगी। और इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें अवयवों की संख्या जो हमने संबंध परिभाषित किया उसमें अवयवों की संख्या 9 है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, कार्तीय गुणनफल है, उसमें अवयवों की संख्या 12 है। अब आप ध्यान दें कि जो संबंध परिभाषित किया है उसमें जो अवयव दिए हैं, क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिए गए अवयवों में से ही है कि नहीं, कि वो उनमें से अलग हैं? तो जैसे 1 और 3 को देखें तो 1 और 3 इसमें भी 1 और 5 को देखें तो इसमें भी। मतलब जो कार्तीय गुणनफल से जो समुच्चय बना है, कार्तीय गुणनफल से जो समुच्चय बना है उसी का उपसमुच्चय ये संबंध है। ठीक है, उपसमुच्चय के बारे में भी आप समझते हैं। उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाना। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी एक समुच्चय है और इसी के कुछ अवयव लेके हमने एक आर समुच्चय बनाया। तो यहाँ पर बात समझाने का मतलब ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या जो कार्तीय गुणन होता है दो समुच्चयों के बीच, तो वो कार्तीय गुणन से जो समुच्चय बनता है, कार्तीय गुणनफल से जो समुच्चय बनता है, और हम उसके उन दोनों समुच्चयों के बीच अगर कोई संबंध को परिभाषित करते हैं तो वो संबंध हमेशा उस कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय ही होता है। ठीक, क्या होता है? उस कार्तीय गुणनफल का हमेशा क्या होता है? उपसमुच्चय होता। हम ए से बी में कोई सा भी संबंध परिभाषित कर लें, वो हमेशा इन्हीं में से किन्हीं, मतलब इसी समुच्चय में से किन्हीं अवयवों को लेकर ही संबंध बनता है। ठीक है, तो इसको देखें, आप ध्यान दें कि हम एक और परिभाषित करते हैं, एक समुच्चय, एक संबंध और परिभाषित करते हैं ए से बी में। क्या परिभाषित करते हैं? एक समुच्चय परिभाषित करते हैं ए से बी में। क्या परिभाषित करते हैं? ए से बी में एक संबंध परिभाषित करते हैं। क्या है संबंध? ये तो R1 था, इसको मान लेते हैं R2 है। क्या है? संबंध है, बड़ा है। क्या है? संबंध परिभाषित किया हमने, बड़ा है। ए से बी में क्या किया है? बड़ा। तो इसका मतलब क्या है? तो ए का अवयव बड़ा है बी के अवयव से। इस संबंध का मतलब क्या है? ए का अवयव बड़ा है बी के अवयव से। ठीक है, तो हम संबंध R2 को लिखते हैं, किस प्रकार लिखेंगे? तो R2। अब यहाँ पर ध्यान दें, ए का अवयव बड़ा है बी के अवयव से, तो ए का अवयव तो 1 है। क्या 1 बी के किसी अवयव से बड़ा है? 3 से भी बड़ा नहीं है, 5 से भी बड़ा नहीं है, 7 से भी बड़ा नहीं है। तो इस संबंध में 1 का कुछ काम ही नहीं। अब 2 की बात करते हैं। 2 क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, ना 5 से बड़ा ना 7 से बड़ा, तो इस 2 का भी काम हो गया। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 किससे बड़ा है? 4 बी के
तो देखो R2 हमने जो संबंध परिभाषित किया वो क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखें ना, तो 1 और 2 जो समुच्चय A के अवयव 1 और 2 हैं वो B के किसी भी अवयव से बड़े नहीं है, तो उनका कुछ काम नहीं है। 4 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, ठीक है, 3 से ही बड़ा है, 5 और 7 से तो बड़ा नहीं। अब 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 तो 3 से भी बड़ा है, 6 क्या है, 3 से भी बड़ा है, और 6 किससे बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। तो इस प्रकार हमारा ये संबंध परिभाषित हो गया, R1 और R2 संबंध। अब R2 संबंध को भी आप देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्तीय गुणनफल से जो समुच्चय बनता है, और उन्हीं दो समुच्चयों के मध्य हम अगर कोई संबंध परिभाषित करते हैं तो वो संबंध हमेशा उस कार्तीय गुणनफल के अवयवों का उपसमुच्चय होता है, कार्तीय गुणनफल के समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। अब ये 4 3 6 3 6 5 क्या इसके अवयव हैं, तो 4 3 भी है इसमें, 4 3 देखो, ये 4 3 के बाद 6 3 भी है, और 6 5 भी है, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। तो कार्तीसियन गुणनफल से जो समुच्चय बनता है, और हम दो समुच्चयों के कार्तीसियन गुणनफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो समुच्चय बनता है और उन दोनों समुच्चयों के मध्य अगर हम कोई संबंध परिभाषित कर रहे हैं, तो वो संबंध से जो समुच्चय बनेगा वो हमेशा कार्तीय गुणनफल से बने समुच्चय का ही उपसमुच्चय होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये संबंध, तो देखिए हम इन्हीं उदाहरणों पर चर्चा करते हैं कि समुच्चय ए दिया है 1 2 4 6, और समुच्चय बी दिया है 3 5 7, और हमने ए से बी में एक संबंध परिभाषित कर दिया है, छोटा है, और जिसका संबंध का नाम क्या है, आर है। तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे, छोटा है। तो छोटा है का मतलब ए से बी में परिभाषित किया है, तो ए से बी में परिभाषित किया तो पहले एक अवयव आएगा। तो एक अवयव क्या है, छोटा है। तो एक अवयव एक किस किस से छोटा है, तो एक बी के 3 से छोटा है, बी के 5 से छोटा है, और बी के 7 से छोटा है। अब यहाँ पर 2 देखते हैं, 2 किससे छोटा है, तो 2 3 से भी छोटा है, 2 5 से भी छोटा है, और 2 7 से भी छोटा है। अब इसके बाद 4 देखते हैं, तो 4 3 से छोटा नहीं है, लेकिन 4 5 से छोटा है, और 4 7 से छोटा है। इसके बाद हम 6 की बात करते हैं, तो 6 5 से भी बड़ा है, तो 6 केवल 7 से छोटा है। तो इस प्रकार हमने जो संबंध परिभाषित किया था, उस संबंध को इस प्रकार हम समुच्चय के रूप में हमने क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में लिख लिया। अब हम इसके बारे में और समझते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय जो संबंध हम परिभाषित करते हैं वो क्रमिक युग्मों के रूप में ही आता है, और उस संबंध के क्रमिक युग्मों में जो क्रमिक युग्मों में जो 2 अवयव हैं, उनमें से जो पहला अवयव 1 1 1 2 3 इस प्रकार जो पहला अवयव रहता है उसको क्या बोलते हैं, किसी भी संबंध में हम संबंध को परिभाषित करते हैं, तो किसी भी संबंध में हम संबंध को परिभाषित करते हैं, तो संबंध को परिभाषित करते समय क्रमिक युग्मों में जो पहला अवयव रहता है, उस पहले अवयवों का मतलब उस संबंध में जितने भी क्रमिक युग्म हैं उनमें सभी पहले अवयवों के समुच्चय को क्या बोलते हैं। देखें तो इसमें पहला अवयव कौन कौन सा है, इसमें पहला अवयव 1 है, ठीक है, और इस वाले में भी 1 है, इस वाले में भी 1 है, तो 1 को एक ही बार लिखेंगे। इस वाले में क्या है, 2 है पहला अवयव, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें क्या है 4 है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, इसमें 6। तो इस प्रकार हमने जो पहला अवयव है उसका समुच्चय बनाया, इस संबंध में जो पहला अवयव है उसका हमने समुच्चय बनाया। तो इस संबंध में जो क्रमिक युग्मों में जो पहले पहले अवयव है उनका हमने समुच्चय बना लिया। अब हम दूसरे अवयवों का समुच्चय बना लेते हैं। दूसरा अवयव इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, 7 है, 3 5 2 बार नहीं लिखते। किसी भी समुच्चय में जब अवयव लिखते हैं एक ही बार लिखते हैं। जैसे एक यहाँ पर 3 बार आए तो एक को 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखें। तो हमारे पास पहले अवयवों का समुच्चय आया एक, और दूसरे अवयवों का समुच्चय आया। तो यहाँ पर मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई संबंध दिया है तो उस संबंध के क्रमिक युग्मों में जो पहले अवयवों का समुच्चय होता है, तो उस संबंध का वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका डोमेन है। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और डोमेन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि किसी संबंध आपको दिया है और उस संबंध का प्रांत या डोमेन बताइए, तो आप क्या करेंगे, उस संबंध के जो क्रमिक युग्म में जो पहले पहले अवयव है उनका समुच्चय बना लेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अगर दूसरे अवयवों का समुच्चय है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, या इसी को परास भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परास भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो प्रांत और रेंज हैं,
प्रांत और रेंज या डोमेन और रेंज है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन फलन, इसके बाद जो फलन चैप्टर आएगा उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं कि थोड़ा समझ आ जाए आपकी, कि अगर कोई संबंध दिया है तो आपसे बोला जाए कि इसका डोमेन निकालो, तो डोमेन आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर आप देखें कि इसका जो डोमेन है वो समुच्चय ए के बराबर आ रहा है और इसका जो रेंज है वो समुच्चय बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो उस बात को अभी आप ध्यान ना दें। लेकिन अगर आपको संबंध दिया है और आपसे बोला जाए कि उसका डोमेन निकालो, तो आप क्या करेंगे, उस संबंध के क्रमिक युग्मों में जो पहले पहले अवयव है उनका समुच्चय बना लेंगे और उसी समुच्चय को क्या बोलेंगे, हम उस संबंध का डोमेन बोलेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि उस संबंध की रेंज निकालो या परिसर निकालो या परस निकालो, तो आप क्या करेंगे, उस क्रमिक युग्मों में जो दूसरे अवयव हैं उनका समुच्चय बना लेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम संबंध के बारे में समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो में, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़कर अगर आप कक्षा 12वीं की गणित की, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।